स्वागत है। मैं हूं प्रिंस कुमार जैन। भूगोल की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है और आज पार्ट नंबर 13 हम लेके आए हुए हैं। आप सभी के लिए 12 पार्ट जारी कर किए जा चुके हैं। आज हम पार्ट 13 पे बात करेंगे। तो हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है, शनि ग्रह प्लूटो से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म है और बृहस्पति से गर्म है। सबसे पहले हम देखते हैं कि शनि ग्रह की अवस्थिति कहाँ पर है। ठीक, तो ये जैसे सूर्य हो गया और सूर्य के बाद में बुध ग्रह होता है हमारा। बुध, इसके बाद में आपका आता है शुक्र। ठीक, इस प्रकार से जो ग्रहों की अवस्थिति है वो हमारी स्टेप बाय स्टेप क्रम वाइज अलग अलग होती है। जैसे ये है पृथ्वी, हमारा 3 नंबर पे ग्रहों की संख्या में आता है। 4 नंबर पे आता है आपका मंगल। इसके बाद में आता है बृहस्पति, काफी बड़ा ग्रह है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में आता है शनि। शनि में वलय आपको देखे जाते हैं। शनि शनि के बाद में जो ग्रह आता है वो है, एक मिनट, शनि के बाद में जो ग्रह है अरुण। अरुण को हम यूरेनस भी कहते हैं। और अरुण के बाद में आता है वरुण। वरुण को हम नेपच्यून भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ग्रहों की स्थिति है वो क्रम वाइज बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसके बाद में बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, चार जो तो हमारी अवस्था वो है। चार नहीं, ग्रह जो हमारे क्रम से हैं वो 4 सॉलिड ग्रह बोले जाते हैं और 4 गैसीय ग्रह बोले जाते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि शनि ग्रह की अवस्थिति कहाँ है। हमारे सौर मंडल में 6ठे नंबर का जो ग्रह है वो शनि ग्रह है। प्लूटो से ठंडा है। प्लूटो जो कि ग्रह पहले था 2006 में, इसे आईएमयू द्वारा 2006 में आईएयू द्वारा ग्रह मानने से मना कर दिया गया है, यानी कि ये ग्रह नहीं रहेगा। ठीक है, जो ग्रह है ये नहीं रहेगा और इसे क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र नहीं, इसे बौना ग्रह बता दिया गया है। बौना ग्रह। तो इस प्रकार से प्लूटो जो है, प्लूटो की अवस्थिति यहाँ पर है। प्लूटो काइपर बेल्ट का हिस्सा है और अगर ये ग्रह होता तो ये सबसे ज्यादा ठंडा होता। ठीक, लेकिन अब चूंकि ये ग्रह नहीं है, जस्ट अ मिनट, क्योंकि अब ये ग्रह नहीं है तो इसलिए ग्रहों की श्रेणी में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ठंडा जो है वो हमारा वरुण या यूरेनस, वरुण या नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून जो है ये हमारा सबसे ज्यादा ठंडा है, क्योंकि ये सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है, इसलिए सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह। शनि ग्रह पूछ रहा है कि ये नेपच्यून से ठंडा है या कि नेपच्यून से गर्म है। तो शनि ग्रह की अवस्थिति नेपच्यून से पहले है, इस प्रकार से ये शनि जो ग्रह है वो नेपच्यून से गर्म होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, बृहस्पति का वलय होता है नंबर 1 सिलिकेटों का बना हुआ, अस्तित्व विहीन, बहुत घना एवं अपारदर्शक, उपर्युक्त सभी। तो ये बृहस्पति है और बृहस्पति में वलय होते हैं, बहुत ही विरल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही विरल और छोटे धूल कणों से निर्मित। छोटे धूल कणों से निर्मित, बिल्कुल छोटे जो धूल कण होते हैं वो सिलिका के होते हैं, यानी कि सिलिका के। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर ए है, सिलिकेटों का बना हुआ, ठीक, वो आपका सही हो जाएगा। ये पता कैसे चला? हमारे वैज्ञानिकों ने 1979 में वाइजर वन, वाइजर वन जो स्पेसयान है, उसने इन छल्लों की खोज की थी और उसने ये बताया है कि जो बृहस्पति के छल्ले हैं वो अत्यंत ही विरल हैं और बहुत ही महीन सूक्ष्म धूल कणों से निर्मित हैं। हो सकता है कि ये सिलिका से निर्मित हो। तो इस प्रकार से हम सिलिका बताते हैं, सिलिका ही किताब में लिखा हुआ भी है। सिलिका सबसे हल्का होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, ब्लू मून परिघटना होती है
कब होती है? जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमा हो जाएं, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हों। उपर्युक्त में से किसी में से नहीं। तो हम देखते हैं कि जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती हैं तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। हमारा कोई भी माह 1 तारीख से लेकर 30 या 31 तारीख तक का होता है, और जो एक चंद्रमास होता है हमारा 29.5 दिन का। इस प्रकार से एक साल में लगभग 10 से 11 दिन बढ़ जाते हैं, और 2.71 वर्ष में एक ऐसा माह आएगा जिसमें 2 पूर्णिमाएं होंगी, 2 पूर्णिमा होंगी। ठीक, तो इनमें जो दूसरी वाली पूर्णिमा होगी, यानी कि पहली पूर्णिमा जो होगी वो पूर्णिमा बोली जाएगी, पहली जो होगी वो पूर्णिमा बोली जाएगी, और जो दूसरी होगी उसे ब्लू मून कहा जाएगा, दूसरी वाली को ब्लू मून। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती हैं तो जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसे ब्लू मून कहा जाता है। दूसरी पूर्णिमा इक्वल टू ब्लू मून। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? हम देखते हैं कि ये हमारा ग्रह है मंगल, और ये बड़ा सा ग्रह बृहस्पति। इन दोनों ग्रहों के बीच में बहुत से छोटे छोटे महीन महीन टुकड़ों की एक पेटी होती है, जो कि इन ग्रहों के साथ साथ में सूर्य की परिक्रमा करती है, और इस पेटी को एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। एस्टेरॉयड बेल्ट या कि क्षुद्र ग्रह पेटी, क्षुद्र ग्रह पेटी। ठीक, ये सभी किस प्रकार के टुकड़े होते हैं? ये ठोस होते हैं और चट्टानी होते हैं और अनियमित आकार के होते हैं, क्योंकि जो ग्रह होते हैं वो सभी अधिकतर गोलाकार होते हैं, लेकिन ये जो टुकड़े होते हैं इनमें कोई तिकोना है, कोई तिरछा है, कोई गोल है, कोई चौकोर है। तो इस प्रकार से इनका जो आकार है वो निश्चित नहीं है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। बहुत टुकड़े जो हैं वो अधिकतर छोटे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे जो टुकड़े हैं जिनका आकार काफ़ी बड़ा है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो सेल के छोटे टुकड़े पूछ रहा है, सेल का मतलब होता है चट्टान, चट्टानी छोटे टुकड़े जो है उन्हें क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, भूपर्पटी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम है, लोहा है या कि सिलिकॉन है? सभी जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की परपटी है वो सियाल से निर्मित है, और उसके अंदर का भाग है वो सीमा से निर्मित है। ऐसा ही जिसमें सिलिका होती है, सिलिका, और जो एल होती है वो एल्यूमिनियम होती है। लेकिन परपटी में बहुतायत में पाया जाने वाला जो रासायनिक तत्व है वो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन भू परपटी में 46% के लगभग आसपास पाया जाता है, जबकि सिलिकॉन है वो 27% के आसपास पाई जाती है, और एल्यूमिनियम 8% के आसपास पाया जाता है, जबकि लोहा है 5% के आसपास पाया जाता है। तो हम जब भूपर्पटी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला रासायनिक तत्व ऑक्सीजन होता है। हमने अगर पूरी पृथ्वी की बात करते हैं तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा नहीं पाया जाता। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग 6400 किलोमीटर, 12800 किलोमीटर, 40000 किलोमीटर या कि 5000 किलोमीटर? 5000 किलोमीटर कुछ नहीं होता है, ये काट दीजिए। 6400 किलोमीटर ये पृथ्वी की त्रिज्या है। क्या है? पृथ्वी का ये केंद्र हो गया, और केंद्र से जो ये परपटी है यहां तक की जो दूरी है वो उसको हम त्रिज्या कहते हैं। ये 6400 किलोमीटर और 12800 किलोमीटर ये पृथ्वी का व्यास है। व्यास क्या है? ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के केंद्र से होते हुए एक परपटी से दूसरी परपटी पर जाते हैं
तो ये जो अंदर का पूरा भाग होता है इसे हम व्यास कहते हैं। और ये कितना होता है, त्रिज्या का जस्ट डबल होता है, 12,800 किलोमीटर पृथ्वी का है। 40,000 किलोमीटर क्या है, वो ये जो पृथ्वी है और पृथ्वी की ये जो परिधि होती है, मतलब परपटी से ही, हम केंद्र में नहीं जा रहे हैं यहाँ पर, परपटी से ही जब पृथ्वी के चारों ओर हम घूमते हैं और भूमध्य रेखा पर घूमते हैं, एक सिरे से होते हुए पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए जब हम वापस उसी सिरे पर आते हैं तो इसे हम पृथ्वी की परिधि कहते हैं। ठीक, परिधि कहते हैं। और ये भूमध्य रेखा पर 40,000 किलोमीटर के आसपास की है। 40,000 एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 40,090 किलोमीटर के आसपास की है, लेकिन राउंड फिगर में 40,000 किलोमीटर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्रधान ज्यामज्योतिष नहीं गुजरती है, कहां से नहीं गुजरती है, अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजीरिया की, स्पेन से। तो प्रधान ज्यामज्योतिष जो ये रेखा होती है जिसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा, ये कहां पर गुजरती है, ये यूके के जो ग्रीनविच शहर है, ग्रीनविच शहर से होके गुजरती है। और ये 8 देशों से गुजरती है। ओके, इनमें कौन कौन से देश हैं? नंबर 1 पर अगर हम देखें तो नंबर 1 पर आप यूके आ जाता है, क्योंकि यूके के ही ग्रीनविच शहर से गुजरती है, तो नंबर 1 पे यूके आ गया आपका। और नंबर 2 पर आपका आ गया है फ्रांस, नंबर 3 पर आपका आ गया स्पेन। ये तीन की तीनों राज्य कहाँ के हैं, यूरोप के। अब हम नंबर 4 पे देखते हैं। नंबर 4 पे है आपका अल्जीरिया, नंबर 5 पे है आपका घाना, नंबर 6 पे माली, नंबर 7 पे टोगो और नंबर 8 पे बुर्किनो फासो, बुर्किनो फासो। इस प्रकार से ये 8 देशों से होते हुए निकलती है, नाइजर से नहीं निकलती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, प्रधान ज्यामज्योतिर नहीं गुजरती है नाइजर से, ये 8 राज्यों से, 8 देशों से होकर के गुजरती है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, कौन सा देशांतर प्रधान ज्यामज्योतिर के साथ मिलकर, प्रधान ज्यामज्योतिर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहद वृत्त का निर्माण करता है। प्रधान ज्यामज्योतिर ये हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर, यानी कि एक सिरा, यानी कि हाफ पृथ्वी को कवर करते हुए जाती है। इसके जस्ट जो अपोजिट होगा वो 180 डिग्री होगी देशांतर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो 180 डिग्री रेखा होगी, 180 डिग्री देशांतर रेखा जो होगी, वो अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा से मिल जाए तो पूरी पृथ्वी को एक सर्किल में कवर करते हुए वृहद वृत्त का निर्माण करेगी। हमारा उत्तर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा। इसके साथ मिलकर मुख्य प्रधान ज्यामज्योतिर रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा के साथ मिलकर वृहद वृत्त का निर्माण करती है। अगले सवाल पे चलते हैं। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा, यानी कि ये उत्तर हो गया आपका और ये दक्षिण हो गया। ये कह रहा है कि सर्वाधिक उत्तरी और सर्वाधिक दक्षिणी लंबाई वाली सीमा का देश कौन सा है, रूस, चिली, चीन, ब्राजील या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो मैं बना रहा हूं ये आपका दक्षिण अमेरिका का मानचित्र। ठीक, दक्षिण अमेरिका के मानचित्र में जो ये वाली सीमा है, इस प्रकार से ये जो है चिली देश है, और इन चारों में इसकी सीमा सबसे ज्यादा उत्तर से लेकर सबसे ज्यादा दक्षिण में स्थित है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि चिली जो देश है उसकी सीमा सबसे ज्यादा उत्तर से लेकर सबसे ज्यादा दक्षिण में है। हम अगले सवाल पे चलते हैं। प्रधान ज्यामज्योतिर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। ये पूछ रहा है कि ये प्रधान ज्यामज्योतिर है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके बाद में ये बता रहा,
ये कह रहा है कि ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसका ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है ये कहां पर स्थित है? प्रधान याम्योत्तर जो रेखा निकलती है वो आपकी यूके से होते हुए और अफ्रीका से होते हुए नीचे गिनी की खाड़ी से होते हुए आपकी सीधी जाती है नीचे को, और भूमध्य रेखा भी हमारे मध्य, बिल्कुल पृथ्वी के मध्य भाग से होके जाती है। यहाँ पर ये जो इस काटती है ये अटलांटिक महासागर का क्षेत्र होता है। कौन सा है ये? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में ये जो एग्जैक्ट पॉइंट है, एग्जैक्ट पॉइंट है ये गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी। और गिनी की खाड़ी में एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है? गिनी की खाड़ी में एग्जैक्ट पॉइंट है नल आइलैंड। ओके, यहां पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है अंध महासागर, घाना, मोरक्को या प्रशांत महासागर। तो मैं आपको बता दूं ये जो अंध महासागर लिखा हुआ है इसी का दूसरा नाम अटलांटिक महासागर है। एक तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है कि अंध महासागर में अवस्थित है, ये आपका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। एक बात मैं और आपको बता दूं, ये जो नल आइलैंड है ये काल्पनिक आइलैंड है, ये कोई भूमि नहीं है। समुद्र के बीचों बीच में एक क्षेत्र है जहां पर 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक दूसरे को मिलती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। उस जगह को नल आइलैंड बोल दिया गया है, यानी कि शून्य द्वीप। ठीक है, यह समुद्र अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में स्थित है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।